रनिंग आपकी 200 किलोमीटर पर डे है। 200 किलोमीटर पर डे मेरी। कुछ क्वेश्चन थे, एक दिन पहले मैंने उन्हें बता दिया था कि अपन क्या क्या पूछेंगे। आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि महिंद्रा से इस गाड़ी में कुछ कंसर्न आ रहा है और अगर मैंने महिंद्रा में बोला या डीलर को बोला तो उसने सुनवाई नहीं करी? तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन थी नेक्सॉन ईवी को चलाने पे, अंदर बैठने पे, केबिन को लेके? थोड़ा ईवी कार मेरे को फार बेटर लगी पेट्रोल और डीजल से। कैसे? अगर आप एक ईवी व्हीकल चला रहे हो तो आपको ना मल्टीपल वेंडर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी यार। हाँ, स्टैटिक ये की करो या उसकी करो, आप भाई बिल्कुल साहब सही कह दिमाग रहे हो। खराब मैंने अपने होगा। मोबाइल में 7 to 8 वेंडर। आपने हाँ। मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाई है? सर मैं मैक्सिमम तो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना और आज भाई मेरे सामने यहाँ पे खड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 400। आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा, भाई सिर्फ 5 बातें करूंगा मैं इनके यूजर से कि भाई क्या चीजें हैं जो इन गाड़ी पे अच्छी लगी, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इन्हें बुरी लगी, सर्विस का फीडबैक क्या है, सारी बातें करने वाला हूँ। सिर्फ 5 सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ। राइट, 5 सवालों में इस गाड़ी का पूरा चिट्ठा समझ में आ जाएगा, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और बिल्कुल जेन्युइनिटी बात करेंगे। राइट, तो आप सब जानते हो मैं अपने चैनल पे अगर मैं बात करूं, मैं हर गाड़ी को नहीं लेके आता। कभी भी आप देख लो मेरा पूरा चैनल, मैं हर कोई कंपनी की गाड़ी कभी कवर नहीं करता। सिर्फ वही करूंगा जहां पे थोड़ा अच्छा पोटेंशियल होगा गाड़ी के अंदर, हो सकता है उस ब्रांड की तरफ से अच्छी फ्रीडम मिल रही हो, मॉडल मिल रहे हो। राइट, तो वही चीजें मैं समझ के गाड़ी पे अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आता हूँ। जिन कस्टमर से आज मैं मिलवाने वाला हूँ ये हैं मिस्टर हिमांशु सैनी जी, और सर बिलोंग करते हैं मेरठ से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। अच्छी बात लगी हिमांशु सर के अंदर ना, देखो पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? हिमांशु सर एक मिनट दे दीजिए बस। एक बार सर बिल दिखाइए। भाई इतना वेल ऑर्गेनाइज है ना ये देखिए। पहली सर्विस 10,000 पे कितने रुपए का? 343 का बिल आया। दूसरी सर्विस ये हुआ 20,000 पे 1200 का बिल आया। फिर ये आई यहाँ पे चौथी सर्विस, तीसरी सर्विस का बिल अभी शायद मिस हो गया, तो ये आई यहाँ पे 7,000 का बिल आया। भाई मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड। और मैंने ना यहाँ हिमांशु सर से कुछ क्वेश्चन थे, एक दिन पहले मैंने उन्हें बता दिया था कि अपन क्या क्या पूछेंगे। तो अब ये यहाँ पे चीजें देख सकते हो, सारी की सारी ना हमने पूरी तैयारी करी है। राइट, आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आए हैं, अगर आप आज ईवी देख रहे हो राइट, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। सर ने काफी ज्यादा तैयारी करी है इस वीडियो के लिए, सो थैंक यू सर चैनल पे आने के लिए। तो सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके बारे में, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और ये मेरा सेकंड रिव्यू है मेरी एक्सयूवी 400 जीरो के बारे में। ये गाड़ी जब मैंने अप्रैल में ली थी, मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज घर से ऑफिस आने का आ रहा था। जिस पर्पज से ये मैंने गाड़ी ली वो मेरा पर्पज ये फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपनी ये गाड़ी 45,000 किलोमीटर के अराउंड चला चुका हूँ। सर आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं अपनी अल्टो, मेरी पेट्रोल प्लस सीएनजी थी, और एक्सेंट वो भी पेट्रोल प्लस सीएनजी थी। ठीक है, अब ये आपकी तीसरी गाड़ी है जो आपने ईवी ली है? जो मैंने ईवी ली है। डन है सर, बहुत बढ़िया। अभी हिमांशु जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आता है, आपने ये जो गाड़ी ली थी आपने टाटा नेक्सॉन ईवी को क्यों नहीं कंसीडर करा, 400 को क्यों कंसीडर करा? सबसे पहले मैंने टाटा नेक्सॉन ई फाइनल की थी, बट मैंने टाटा नेक्सॉन के उस टाइम पे 2 गाड़ियां थी, एक 350 रेंज और एक 450 रेंज की। जो 350 रेंज थी वो 15 लाख, और जो आपकी 450 थी वो 20 लाख के अराउंड थी। अब क्योंकि ईवी मार्केट में पहले से ही बड़ा एक्सपेंसिव रहा है और मेरी रनिंग थी डेली की मतलब 200 किलोमीटर, तो 350 15 लाख की गाड़ी मेरे को लग नहीं रही थी कि मैं मतलब, जैसे मैं और लोगों से रिव्यू सुनता था कि मेरा वन टाइम चार्ज में मेरा आना जाना या 40-50 किलोमीटर मेरा इजीली कवर होगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरे को 20 लाख के अराउंड की मुझे को गाड़ी लेनी है। तो मैंने लास्ट टाइम 2022 में मैंने टाटा नेक्सॉन को फाइनल कर लिया था, बट दिसंबर तक आते आते क्योंकि 20 लाख तक मेरा नहीं बजट बन पाया। ठीक है। फिर सडनली तब मेरे को पता चला कि एक्सयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 400 आ रही है, और इसका प्राइस मेरे को नेक्सॉन से कम लगा, और क्योंकि नेक्सॉन से काफी कम था इसका प्राइस। और इसके आने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी और कुछ प्राइस में भी 3 से 4 लाख रुपए का डिस्काउंट किया था। तो फिर मैंने मूड बनाया कि यार एक नई गाड़ी आ रही है जो देखने में नेक्सॉन से बड़ी है, अंदर का केबिन स्पेस भी बड़ा है, और इसका क्योंकि ब्लैक और कॉपर कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो आई डिसाइड टू गो ऑन एक्सयूवी 400। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है। पहला चीज मेरे को ये बात समझ में आ गई, रनिंग आपकी 200 किलोमीटर पर डे है,
200 किलोमीटर पर डे अरे मेरी भाई हो साहब, जाती और है। मेरठ से नोएडा? मेरठ से नोएडा। नोएडा, ठीक है, बढ़िया। तो दूसरा क्वेश्चन सर आपसे है मेरा, आपने नेक्सॉन ईवी जब आपने बताया जैसे बुक कराई होगी तो आपने टेस्ट ड्राइव भी ली होगी नेक्सॉन ईवी की, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन थी नेक्सॉन ईवी को चलाने पे, अंदर बैठने पे, केबिन को लेके, थोड़ा सा कुछ वो बताओ। टाटा नेक्सॉन ईवी तो मैंने नहीं चलाई है, बट मेरे कलीग के पास टाटा नेक्सॉन पेट्रोल की है जो कि मैंने चलाई थी, और इसके कंपैरिजन मेरे को वो एसयूवी वाली फील नहीं आती है। एक छोटी हैचबैक जैसी मेरे को उसमें फील आई। और दूसरी चीज क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई, एक एक्सयूवी, क्योंकि 20 लाख की गाड़ी आप ले रहे हो तो इवन आपको एक प्रीमियम जैसा लुक तो आना ही चाहिए कि हाँ ये एक प्रीमियम कार है, एक्सयूवी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये राइट। लेकिन हाँ ये वाली बात है कि लंबाई चौड़ाई में ऑफ कोर्स डायमेंशन में ये गाड़ी बड़ी है। उल्टा ये व्हील बेस भी आप देखो तो 300 जो आती थी जिसके प्लेटफॉर्म पे ये 2600 mm का उसमें व्हील बेस आता था, उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा सेगमेंट में सबसे बड़ा था, और अभी भी अगर आप ये देखोगे डायमेंशन वाइज अंदर के हिसाब से काफी बेटर है ये। यस, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब सर तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप अभी तक इसको जैसा चलाया, आपका सर्विस का एक्सपीरियंस महिंद्रा में कैसा है, कितने रुपए तक का सर्विस कॉस्ट आता है, वो थोड़ा बताओ। महिंद्रा में मैंने जो फर्स्ट सर्विस कराई थी, जो आपको बोल देते हैं कि जैसे होता है ना कि आपका 1000 किलोमीटर के बाद ये लोग रिकॉल करते हैं कि गाड़ी का एक बार चेक करने के लिए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरल चेकअप जो रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उस टाइम पे मैंने घर ऑफिस से ही कॉल करवाई थी, तो वो 250 चार्जेस जो उन्होंने उसके लिए थे आता है, और अपना एक बार पिक एंड ड्रॉप वाला फैसिलिटी के 250 चार्ज ये तो फ्री थी मेरी। उसके बाद फिर मेरा ये आपका जो था फर्स्ट सर्विस जो मेरी हुई थी जी, यदि मैं देखता हूँ फर्स्ट सर्विस वाला, हाँ ये था मेरा फर्स्ट सर्विस मेरी 10,000 पे हुई थी। ये 350 के अराउंड मेरा अप्रोक्सीमेट लगभग था, ठीक है। और 20,000 पे मेरा 1200 समथिंग था, 30,000 पे मेरा 2300 था, और 40,000 पे मेरा 7300 था। ठीक है, ये था अमाउंट। हाँ, ये अमाउंट। तो ये आप सर्विस इसकी कहाँ से करवा रहे हो अभी, डीलरशिप कौन सी है? ये मैं शिवा महिंद्रा वालों से करा रहा हूँ, गाजियाबाद में। हाँ। तो अभी जैसा ये सर्विस का बिल है, इनिशियली मैं अभी देखा 3 सर्विस फ्री हो गई, उसके बाद जो चौथी सर्विस से है वो थोड़ा सा बिल ज्यादा आया है। हाँ, तो ओवरऑल शिवा के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको सर्विस टाइम पे हो रही है गाड़ी की, कोई दिक्कत आती है क्या? सर्विस टाइम पे मिलती है मेरे को। सैटरडे संडे थोड़ा रश रहता है, हाँ, बट ये है कि 4 से 5 घंटे के अंदर मेरे को गाड़ी सर्विस होके मिल जाती है। जो मेन इशू आता है इस गाड़ी के अंदर सर्विस में, जो जब जनरल चेकअप था या फर्स्ट सर्विस थी, सॉफ्टवेयर अपडेट तब कम आए थे जिसमें वो काफी टाइम ले रहे थे। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसमें ओके हैं, जैसे नेक्सॉन में भी शुरू में ऐसा ही इशू था, बट अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं तो उसमें ज्यादा टाइम ये लोग लेते नहीं है सर्विस के अंदर। ये गाड़ी भी मैं देख रहा हूँ आपने शिवा महिंद्रा से ली है गाड़ी, तो शिवा महिंद्रा से सेल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस डीलर से? क्योंकि नई गाड़ी थी, हाँ, और जिनके थ्रू मैंने ये बुक कराई थी वो सेल्स पर्सन जब मैं परचेस डिलीवरी लेने गया उस टाइम पे वो छोड़ के जा चुके थे। अच्छा। और जिनके थ्रू मैंने फिर सेल्स वाले बंदे चेंज हो गए थे, हाँ। तो अब उन तब होता है कि लीड ट्रांसफर होती है, राइट, लीड ट्रांसफर होती है, हाँ, तो लीड ट्रांसफर होती है, तो उनका ये कहना था सर ये हमारे लिए भी चैलेंज है और आप लोगों के लिए चैलेंज है, हमारी तरफ से आपको 100% सपोर्ट दी जाएगी। और रियल में बहुत दिक्कत आई और उन्होंने दिया, पूरा दिया 92। मतलब दिक्कत क्या आई थी? वो लड़का जब छोड़ के चला गया तो किसी और पे आ जाएगा? प्रॉब्लम ये आई थी कि जब मैंने गाड़ी ली तो मेरा जो है ना चार्जर गाड़ी में था नहीं। अच्छा, आया ही नहीं था पीछे, महिंद्रा से नहीं आया। 2 चार्जर आते हैं, एक आपका 3 किलोवाट वाला, एक 7.5 किलोवाट वाला। ठीक है। तो 3 किलोवाट वाला चार्जर था, 7.5 किलोवाट का चार्जर था, वो बोले हम आपको दे देंगे, आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा, बट वो मेरे को नहीं मिल पाया, 20 से 25 दिन लग गए। ठीक है। उनका जो भी पेपर वर्क जो भी था, तब नई चीज थी। प्लस दूसरी दिक्कत ये थी कि ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन वाला इशू था कि दिल्ली से ली, यूपी नंबर था, हाँ, तो वो मेरा सब्सिडी मेरी मिस हो गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि बोले सर जिस टाइम पे ये नॉर्म्स आए हैं, जब ये गाड़ी आई थी उस टाइम पे नॉर्म्स नहीं थे, खाली ये था कि सब्सिडी मिलेगी इस पे, बट जब मैंने गाड़ी ले ली दिल्ली से यूपी पे ट्रांसफर करा ली, तब नॉर्म्स आए कि 1 लाख रुपए की सब्सिडी रहेगी, बट गवर्नमेंट बोलती है कि आपने यूपी से गाड़ी ली है और यूपी में ही आपकी डिलीवरी है। उस टाइम पे यूपी में भी डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी, दिल्ली में भी नहीं मिल पा रही थी, अब जिनको चाहिए थी वो तो कहीं से भी लेंगे। करेक्ट, मानता हूँ।
हाँ। तब मैंने अपने इनके सेल्स पर्सन से और टीम से डिस्कस किया। हाँ। उन्होंने पूरी हेल्प की। बोले सर अब में हो नहीं पाएगा क्योंकि कुछ आरटीओ और क्या कहते हैं आपका टीडीएस कट जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह के शुरू में क्योंकि नई लॉन्च हुई थी, इस तरह के पोर्टल्स में इश्यूज थे। ठीक है, इतना मैंने बचा भी लिया। नहीं सही है। और अगर देखो मैं आज बात करूं, आप आज भी उसी डीलर पे जा रहे हो सर्विस करवाने, आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि महिंद्रा से इस गाड़ी में कुछ कंसर्न आ रहा है और अगर मैंने महिंद्रा में बोला या डीलर को बोला तो उसने सुनवाई नहीं करी, कुछ ऐसा सीन लगा आपको कभी? महिंद्रा से मेरा मोस्टली इनके टेक्निकल सर्विस सीएमसी जो टीम है उनके साथ मेरा डिस्कशन चलता रहता है और सेल्स पर्सन के साथ भी। तो महिंद्रा के अंदर एक चीज मुझे कह दो अच्छी भी लगी या बुरी भी लगी, जो वो कर सकते हैं उसके लिए वो फर्स्ट डे बोल देते हैं कि ये चीज हम देंगे। या जैसे कुछ मेरे को फीचर इसके अंदर चाहिए थे, तो बोले सर अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है तो हम आपको हो सकता है कि कुछ फीचर प्रोवाइड करें पुरानी गाड़ी में, क्योंकि अब इसका न्यू फेसलिफ्ट भी आ चुका है। तो इन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट में 3 फीचर ऐड ऑन करके दिए। एक तो आपका क्रूज कंट्रोल, और दूसरा इन्होंने मेरे को क्या कहते हैं हील असिस्ट, और हील असिस्ट पावर कंट्रोल, एक वो स्लिप हिल डिसेंट कंट्रोल मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। हिल होल्ड और डिसेंट सही है दिया। और ये बोल रहे थे कि हाँ उसके लिए बात चल रही है। उसके बाद मेरा ये था सर मेरे को इस गाड़ी के अंदर 3 और दिक्कतें हैं। एक जो मैं चाहूंगा कि मतलब एड ऑन कराना चाहना, तो अभी तक उन्होंने बोला नहीं ऐसा हम नहीं करने वाले, और अभी भी उनका ये है कि ऐसा कुछ नहीं है हम नहीं देने वाले। जैसे पीछे की तरफ एसी वाला चाहिए था, नए मॉडल में आ गया, पुराने में नहीं है। मैंने कहा सर इसमें नीचे नए मॉडल में हेलोजन आ गया, मेरे को लगवाना है। तो बोले नहीं अभी कोई कंपनी की तरफ से नहीं है। तो ये बाहर आप लगवाओ, आपकी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं सर बाहर देखो कुछ लगवाना भी मत, लेकिन हाँ ठीक है। और बताओ सर। और मतलब और मैंने सर 360 डिग्री मेरे को कैमरा लगवाना है। बोला सर आप लगवा लो, लग सब जाएगा, बट हम कंपनी वाले अभी नहीं है ऊपर, या फ्यूचर में मिलेगा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये चीज बुरी भी है और अच्छी भी है, जो है वो सामने नीट क्लीन है। बिल्कुल सही। नहीं यार ये देखो एक चीज ना सबके लिए है, मतलब हिमांशु सर तो हैं ही खैर देखो अवेयर हैं काफी, लेकिन ये आप सबके लिए भी, अगर आप कोई भी गाड़ी देख रहे हो ना यार, कभी भी ना बाहर से एसेसरी लगवाई मत, कोशिश करो कंपनी से लगवाओ। अगर आती है तो लगवा लो, नहीं आती तो कोई बात नहीं, जैसा सर ने फीडबैक दिया कंपनी को वैसे ही आप दे सकते हो। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात आती है कि आपको XUV 400 में क्या क्या चीजें अच्छी लगी और क्या क्या चीजें बुरी लगी। तो पहले अच्छी चीजों से शुरू करेंगे, तो आप अच्छी चीजें बताओ पहले। तो अच्छी चीज ये है कि जब भी मैं रोड परसेंट बहुत अच्छी है, और मेरी आदत है कि ना गाड़ी मतलब कि पहले मेरे को ही निकालनी है अपनी गाड़ी, और लोग मेरे को जगह देते हैं। अच्छा हाँ मैं लेके जाता हूँ। हाँ गाड़ी की विड्थ हाइट या पता नहीं ब्लैक कलर का मैजिक है, लोग बाइक वाले स्कूटर वाले अच्छा खासा 1 फीट का डिस्टेंस से मेंटेन करते हैं कि भाई एक बड़ी गाड़ी है या एक थोड़ा प्रीमियम गाड़ी है। तो ये मेरे को इस गाड़ी के साथ बड़ा अच्छा फील करता है। एक ऐसा फील करता है मैं सड़क पे चल रहा हूँ, लोग मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जो एक ओनर चाहता है कि मैं इतनी महंगी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, इवन कुछ तो दे रेस्पेक्ट। नहीं तो नोएडा की मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अल्टो लेके जाता था तो लोग क्या करते थे, हॉर्न देते थे पीछे से, या कभी कभी पास में आके खटखटा देते थे कि गाड़ी साइड हटा। तो इस तरह का है नोएडा के अंदर कल्चर। छोटी गाड़ी वालों को कुछ मतलब, तो इसमें ऐसा नहीं मेरे इसमें कभी फील नहीं हुआ। मैं यदि सेंटर लाइन पे भी स्लो चल रहा हूँ तो कोई पीछे से हॉर्न नहीं देता, साइड से निकाल के जाता है। चलो एक तो ये हो गई अच्छी चीज। और क्या अच्छी चीज लगी आपको? एक अच्छी चीज ये है कि गाड़ी के अंदर ना मैं कभी जाम में नहीं फंसता। इसमें जो मेरे को पहले फील होता था ना कि सड़क पे पिकअप बिल्कुल, यदि मुझे लगता है इतनी डिस्टेंस में मैं इजीली निकाल लूं, वो मुझे इसकी पावर डिलीवरी इतनी अच्छी लगती है, उतने में अपना सक्सेसफुल टास्क कर लेती है पूरा। और कभी ऐसा नहीं है कि मेरी चलते हुए गाड़ी किसी से लड़ी हो। ब्रेकिंग सिस्टम और गाड़ी का कंट्रोल इतना अच्छा है कि होता है ना हल्का हल्का कहीं लग गया या कहीं कुछ हो गया, बिल्कुल, क्योंकि रेस और ब्रेक का काम है और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ड्राइव पे रहता है। पावर ये जैसे आप चाहते हैं ना दिमाग से वही डिलीवर करती है, तो आपको फुल कंसंट्रेशन ड्राइव पे रहता है। तो ऐसा कभी नहीं हो कि काटते हुए हल्की सी किसी से साइड लग गई हो, वो बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये डिलीवर करती है गाड़ी। तो हिमांशु सर ये बताओ, आप जैसे ये बता रहे हो, एक XUV 400 मेरे को याद है जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो महिंद्रा इस पे मार्केटिंग कर रहा था कि ये एक सिंगल पेडल ड्राइव है, ठीक है? तो आपको लगा ऐसा कि सिंगल पेडल ड्राइव है ये गाड़ी? सर रियली ये कि मैं सिंगल पेडल ड्राइव ही इसमें एंजॉय करता हूँ। अच्छा। जब भी मैं इसको 80 to 90 किलोमीटर के अबोव चलाता हूँ तो मैं सिंगल ड्राइविंग मोड पे ही चलाता हूँ।
तो ये आपने हाँ। मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाई है? सर मैं मैक्सिमम तो 160, 150, 150, 160? हाँ 160 तक मैं लेके जाता हूँ, जब दिखता है कि दूर दूर कोई रोड नहीं है, ठीक सही है, है ये वो और क्लियर है। एक्सप्रेस वे जो हाँ, आप बता रहे नहीं हो तो मेरठ मैं वाला। मोस्टली 120, 130 की मेंटेन करता हूँ स्पीड। और कैसा चलती है 120, 130 पे? सर 120, 130 पे मैं क्रूज ऑन कर देता हूँ। राइट। ब्रेक पे से, रेस पे से मेरे पैर जो है हाँ। फ्री हो जाते हैं। समटाइम यदि मुझे स्टीयरिंग को छोड़ के पानी पीना है तो इजीली मैं पानी पी सकता हूँ। गाड़ी का बैलेंस बहुत अच्छा मतलब है। इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर एक हाथ से भी पकड़ा है स्टीयरिंग या पानी पीने के लिए आपने थोड़ा किया तो तो इतना है बिल्कुल confidence। 120, 130 तक भी, मतलब स्टीयरिंग पे से आप हाथ हटा रहे हैं हाँ। तो ये नहीं है कि गाड़ी इस मतलब टेढ़ा बैलेंस मेढ़ा बहुत भाग रही है, अच्छा बबलिंग मेंटेन है। कर रही है, हाँ, ठीक है। डन सर, दो बातें हो गई हैं, और कुछ इसमें लाइक वाली चीजें जो आपको अच्छी लगी हो गाड़ी में? इसके अंदर मेरे को सेफ फील होता है। अच्छा। सेफ्टी जो 5 स्टार रेटिंग और चाइल्ड सेफ्टी है। रेल में गाड़ी ओवर स्पीड होने के बाद भी, मतलब 140, 130, इस गाड़ी के अंदर फील ही नहीं होता है कि मैं 130 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 140 की स्पीड पे चल रहा हूँ। एकदम बिल्कुल साइलेंट है। बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल Great. गाड़ी ना स्टेबल, ऐसा लगता है कि जैसे ना वीडियो गेम में आप फील करते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी वीडियो गेम में गाड़ी 150 चल रही है। हाँ। सेम वही वाली फील मेरे को इस गाड़ी में आती है कि गाड़ी मेरी सड़क पे खड़ी हुई है और सड़क रन कर रही है। ग्रेट है सर। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई, अच्छी बात है। अभी देखो बात करते हैं डिसलाइक की, कि कौन कौन सी चीजें आपको बुरी लगी, क्या आपका पॉइंट है वो बताओ। सर डिसलाइक में मैं बोलना चाहूंगा, ये जो साइड वाला कॉर्नर है इसमें थोड़ा सा टर्न करते हुए थोड़े से कुछ पॉइंट हिडन हो जाते हैं, जैसे साइकिल वाले या पैदल। अच्छा, ये ब्लाइंड स्पॉट हम बोलते हैं, पिलर जो आप कह जो रहे हो। ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। वो नहीं दिखते हैं। एक दो तीन टेक्निकल फीचर है, जैसे कुछ गाड़ियों में है कि कोई पीछे से ओवरटेक कर रहा है तो लाइट ब्लिंक करती है। एडास वाला, एडास हाँ, नहीं है इसमें। एडास फीचर मिस करते हैं। हाँ। 360 डिग्री कैमरा मिस करते हैं। और एक जो टायर के अंदर से एक थोड़ी सी एक नॉइजी आती है ना, फ्रिक्शन वाली नॉइजी आती है। तो टायर में आपको आवाज आती है? कितनी स्पीड पे आपको आवाज फील होती है? ये अपोलो के टायर हैं बाय द वे। ये ठीक है। 90 के ऊपर मेरे को इसमें थोड़ा आवाज आती है। है। वो श्रू ऐसे हाँ, हमिंग साउंड बढ़ती हाँ, जाएगी। रनिंग साउंड। ओके, हमिंग साउंड आ रही है, अपोलो के टायर्स हैं। ठीक है यार, अपोलो के टायर हैं, ठीक है, इसमें मे भी हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट में? अभी देखो आपने एडास बोला, 360 डिग्री बोला, हाँ, ये ऐसे हैं कि ठीक है, अगर होते तो बहुत अच्छा होता। बट अभी ये जो गाड़ी करंटली आप ड्राइव कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत लग रही है? डिसलाइक फीचर जो आप कह रहे हो ये और बेटर हो सकता था, या इसमें ये कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसा तो मुझे इसमें कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगा। हाँ, राइट। जो इन्होंने जैसे पहले महीना जो बोला था सेम वो चीज डिलीवर की है। ठीक है, तो जो बोला था वो चीज डिलीवर करी है। तो इसी पे मैं एक बात आपसे सर पूछता हूँ, ये गाड़ी का जो रेंज है, कंपनी क्लेम इस गाड़ी का है 456 किलोमीटर का, 456, राइट? हाँ। आपको ये कितना रेंज दे पा रहा है? आप थोड़ा इसके बारे में बताओ अब। सर मोस्टली तो ये गाड़ी मैं मेरठ से नोएडा रफ एंड टफ चला के आता हूँ। हाँ। क्योंकि रेंज एंजाइटी मेरे लिए है नहीं। ठीक है। सही है। तो मोस्टली जो मैंने इससे मैक्सिमम 360 किलोमीटर तक मैंने चलाई है गाड़ी, रेंज निकाली है। लेकिन एक एवरेज रेंज यदि मैं कहूँ तो मेरे को 320, ये मेरे को 80 to 90 की स्पीड पे 320 आराम से निकाल के दे रही है। क्योंकि 50 रिजर्व में रखनी पड़ती है गाड़ी। तो जब मैं अपना यहाँ से आके वापस जाता हूँ होम टाउन मेरठ, तो मेरे पास आराम से 120, 130 किलोमीटर की रेंज बची हुई होती है। यदि मुझे कोई मेरठ में भी कोई काम या कोई अर्जेंट कहीं जाना पड़े 30-40 किलोमीटर, तो इसमें रहता है मेरे पास। हाँ। डन सर। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपसे। आपने सर देखो पहले सीएनजी व्हीकल भी चलाए हैं, पेट्रोल वाले, पेट्रोल सीएनजी दोनों चला चुके हो आप, उसके बाद आपकी ईवी है। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आईसी इंजन वाले व्हीकल में, पेट्रोल या सीएनजी को लेके? क्या आपको लगता है गाड़ी चलाने में ईवी पे? सर मैं एक इंजीनियर भी हूँ, एक सेल्स और मार्केटिंग पर्सन भी हूँ। ठीक है। तो मैं अपने ओपिनियन से यही मैं बोलना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, ईवी कार मेरे को फार बेटर लगी पेट्रोल और डीजल। कैसे? एक तो सर सबसे बड़ी चीज है कि मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है, और असेंबली इसमें बहुत कम है। अच्छा। हाँ, जैसे कि सपोज करो जब मैं पेट्रोल गाड़ी मैंने बहुत चलाई है तो पता चलता था कि कभी इंजन में कोई काम हुआ है मेरा, तो सर इंजन में इतनी सारी असेंबली थी कि सर ये थ्रोटल बॉडी में दिक्कत आ रही है, या क्लच प्लेट में दिक्कत आ रही है। सर ये दिक्कत है, क्योंकि शुरू में 30,000 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कतें थी नहीं। 30 के बाद फिर धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई।
और इस गाड़ी के अंदर या कह दो कि एसयूवी है, तो इसका व्हील बैलेंस या इसके चेसिस सिस्टम या टायर का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें मेंटेनेंस का बिल्कुल वो भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है, क्योंकि जो अलाइनमेंट सबसे ज्यादा आउट होता था मेरी गाड़ी का, पेट्रोल वाली का, डीजल वाली का, इसमें अलाइनमेंट मेरा कोई नहीं आया इशू, 40,000 तक भी नहीं आया। तो और सबसे बड़ी बात, जो आपके अकॉर्डिंग पावर डिलीवर करती है, इसमें जो मोड दिए हुए हैं, यदि मुझे बिल्कुल ही सपोज, और वो पेट्रोल डीजल में मिल ही नहीं सकते आपको मोड क्या, वो पावर है कि आपको हल्का सा दबाने पे मैक्सिमम टॉर्क मिल जा रहा, उससे ज्यादा चाहिए तो और, मतलब पावर ऑफ डिलीवरी आप अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पेट्रोल डीजल में ऐसा कभी नहीं मिलता है। साउंड नहीं है, क्योंकि तो और उसमें क्या था कि जब मैं 80-90 चलाता था तो ऐसा लगता था कि अभी भी है शायद पेट्रोल डीजल में कि ना, ऐसे एक इंजन की आवाज आती है कि मतलब आज ना गाड़ी उड़ के चांद तक ही चली जाएगी जैसे लॉन्च हो रही हो गाड़ी मतलब है ये आप तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ, खाली एक हल्का सा एक प्रेशर फील होता है, जैसे जब झूले पे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसी एक फील आती है। अरे यही एक फील है ना, वो मिलती है इसके अंदर। डन हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। कुछ आप मेरे को चार्जिंग इंफ्रा के बारे में बताओ, आपको घर में चार्ज करने में दिक्कत होती है क्या? घर में चार्ज करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो लाइनिंग सिस्टम है वो आपको पता ही है, धीरे धीरे अपडेट होते होते यहाँ तक आए हैं, और उनमें जो इश्यूज आता है लोडिंग का आता है, ट्रांसफार्मर से जो वोल्ट आता है वो मोस्टली कभी ज्यादा आता है और कभी कम आता है, और जो मेरे घर में अर्थिंग है वो कभी कभी तो बैलेंस कर लेता है, कभी कभी बैलेंस नहीं होता। और बार बार जो मेरा घर पे जो चार्जर लगा हुआ है 7 किलोवाट वाला, वो रेड मतलब नो सर्विस दिखाता रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में ये है कि मेरे घर से है 10-15 किलोमीटर दूर, वहां जाके मैं चार्ज करता हूँ, नहीं तो फिर मजबूरी में मेरे को जो घर में जो इनका पोर्टेबल चार्जर 3 किलोवाट वाला, उससे चार्ज करता हूँ। तो 1-2 दिन दिक्कत रहती है, फिर नॉर्मल आने लगता है करंट, और कभी कभी ये ज्यादा हो जाती है प्रॉब्लम। तो अभी रिसेंटली मेरे को एक और अर्थिंग करानी पड़ी है एक्स्ट्रा। तो ये जब आपने गाड़ी खरीदी थी, क्या महिंद्रा के लोगों ने या किसी की टीम ने आपको गाइड करा था कि अर्थिंग हमें घर के अंदर प्रॉपर चाहिए होती है, कुछ ऐसी चीजें कुछ? क्योंकि शुरू में जब मैंने गाड़ी खरीदी तो बोले कि एनसीआर में हम लोगों की फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट जब मैंने बताया कि भाई मैं नोएडा से ले रहा हूँ, दिल्ली से ले रहा हूँ, मेरी रनिंग मेरठ में मेरे को इंस्टॉल कराना है, तो बोले सही है सर, हम मेरठ में इंस्टॉल करा देंगे और सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। तो मतलब जिस लेवल पे प्रोवाइड करानी थी वो चीज मुझको मिल नहीं पाई। तो ये डीलर की तरफ से या वो चार्जर जो भी कंपनी है? हाँ, ये इनका थर्ड पार्टी का टाई अप है। नाम क्या है उसका थर्ड पार्टी वाले का? एक्सीकॉम कंपनी है। एक्सीकॉम कंपनी है, जितने भी अधिकतर चार्जर्स हैं एक्सीकॉम कंपनी के मैंने देखे हैं। ठीक है। तो उनके भी अपने अलग वेंडर्स हैं जो मतलब, हाँ, तो मुझको कभी एक्सीकॉम को कॉल करना पड़ रहा है, कभी महिंद्रा को कॉल करना पड़ रहा है, वो फिर किसी का नंबर देते हैं, वो फिर और किसी का नंबर देते हैं, इस तरह से कई सारे नंबर कई लोगों से फोन करते हैं, तो वो सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, तो ये मतलब सबके लिए भाई, अगर आप ईवी पे जा रहे हो, पहले आप अपने घर का देख लो। मेरे को लगता है जो नए नए अभी घर बनाए हैं ना जिन्होंने, वहां अर्थिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी जिनके पुराने घर है ना, ये वहां पे दिक्कत होगी। राइट, तो भाई एक चीज तो अर्थिंग का जरूर देख लो। और बाकी आप मेरे को ये बताओ, आपको कभी पब्लिक चार्जर के अंदर कुछ इशू हुआ है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो भी रूट आपका है वहां पे इलेक्ट्रिक के चार्जर कम है, या कुछ ऐसा आपको लगता है ऐसी बातें? हाँ सर, अब ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जी। जितने भी चार्जर हैं ऑन रोड होने चाहिए। ऑन रोड चार्जर, सबसे पहली बात यह है कि यदि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने पंपों पे ही, पेट्रोल पंपों पे ही एक चार्जर भी यदि इंस्टॉल करवा दे सब्सिडी से या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जैसे इंडिया का है ना कि ईवी कंट्री हो जाएगी, बट वो ऐसा है नहीं। अच्छा। हाँ, आप आयोसेल की ऐप पे या किसकी ऐप पे जाओगे तो दिखेगा कि फ्यूचर प्लान में है, बट उनमें से 100 में से 2 एक्टिवेट है बस खाली। अच्छा, पहला प्रॉब्लम ये। और दूसरा, अभी भी जो जहां भी मैंने चार्जिंग करी है वो मेरे को रेस्टोरेंटों में मिली है, जितने भी रेस्टोरेंट है, कि आप हल्दीराम में ऊपर खाना खा रहे हो और नीचे की तरफ आपका जो है नीचे पंप लगा हुआ है। और कुछ होटलों में मिली है मेरे को, बाहर पब्लिक प्लेसेस पे नहीं मिलती है, और वो दिक्कत है। ड्राइव करते हुए आपको सड़क पे जब तक चार्जिंग नहीं दिखेगी ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे को ना एक चीज ना हिमांशु जी पॉइंट और है, पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप एक ईवी व्हीकल चला रहे हो
तो आपको ना मल्टीपल वेंडर की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी यार। हाँ, स्टैटिक ये की करो या उसकी करो, आप भाई बिल्कुल साहब सही कह दिमाग रहे हो। खराब मैंने होगा। अपने मोबाइल में 7 to 8 वेंडर्स की ऐप कर अपलोड रखी है। कर रखी है। अच्छा। और उनमें उनमें सबसे पहले पैसा डालना पड़ता है। हाँ। और मेरी 7 to 8 ऐप में, मेरी हर ऐप में किसी में 600 रुपए पड़े, किसी में 700 रुपए पड़े, हाँ। ऐसे करके मतलब 5000 रुपए मेरे ऐप के अंदर पड़े हुए हैं। और यही जब भी दिक्कत है। और हाँ। जब भी मैं चार्ज कराने जाता हूँ ना, मुझे और डालने पड़ते हैं पैसे। ओके, तो यार ये दिक्कत है यार ईवी हाँ। में ना अभी। चलो डन है। तो हिमांशु सर, एक चीज बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो पे किसी का कमेंट आया तो प्लीज आप अपने टाइम निकाल के जरूर एक बार रिवर्ट कीजिएगा, राइट। कोई रिलेटेड टू व्हीकल अगर और कोई ऐसी बातें पूछे जो शायद मेरे से अभी मिस हो गई हो उसके हाँ, लिए, राइट। तो sure. टीम, यही था एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिमांशु सर के साथ में। बहुत मजा आया भाई इनके साथ, जो है ना वाकई में जो इन्होंने बातें करी हैं गाड़ी को लेके, वो एक ऐसी हैं कि जो डे टू डे यूज में मतलब आपके जरूर काम आएंगे। और अगर आप ईवी व्हीकल देख रहे हो, खासकर एक्सयूवी 400, इन्होंने देखो डीलर के बारे में बात कर दी, अपना फीडबैक बता दिया, सारी चीजें बता दी। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी हो। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं संचित सक्सेना।